मैंने ये कुछ दुआएँ लिख दी हैं, इन्हें पाबंदी से दें, इंशाअल्लाह जल्द ही दिन में पहले जैसी हो जाएँगी। सबीहा ने जैसे ही आँखें खोली, अपने इर्द-गिर्द सबको मौजूद पाया। सबके चेहरों पर परेशानी के असरात थे। एक डॉक्टर इस वक्त अपने पैड पर कुछ दवाइयाँ लिखकर पर्चा जुरैज को दे रहा था, साथ-साथ कुछ हदायत भी दे रहा था। जी, बहुत शुक्रिया आपका। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ दूँ। जुरैज डॉक्टर को हमरा लिए बाहर जा चुका था। इनके बाहर निकलते ही सबका रुख बेड पर लेटी सबीहा की जानब हुआ। ओह, बड़ी अम्मी उठ गई। दानिया ने मसर्रत भरे लहजे में सबको बताया। अम्मी आप उठ गई, आपने तो हमें डरा ही दिया था। लीज़े ने आगे बढ़कर उनके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, ये लें बड़ी अम्मी, आप दवाई लें। दानिया ने आगे बढ़कर उन्हें सहारा देकर बिठाया और साथ में फरीहा ने दवाई निकालकर उनकी तरफ बढ़ाई। इतना डर गए थे हम सब, बीजान को भी अभी अभी ही कमरे में भेजा। लीज़े परेशानी से गोया हुई, इसके अंदाज से फ़िक्र साफ झलक रही थी, जिसके जवाब में सबीहा सिर्फ मुस्कुरा दी, लेकिन मुस्कुराने की कोशिश में ही उसकी आंखों से कई आंसू निकल आए। क्या हुआ आपको, क्यों रो रही हैं आप? इस बार हाला इनकी सिमत बढ़ी। सबीहा की निगाहें जो हाला से मिली तो पलटने से इनकारी हो गई। आंखों का झरना मज़ीद रवानी से बहने लगा। सब्र मुहाल हो गया। अम्मी, इस बार इसके लहजे में तड़प थी। बाकी तीनों भी बेचैन हो रही थीं। मुझे क्या हुआ था? सवाल को यकसर नज़रअंदाज किया। कुछ नहीं, बस आपका बीपी लो हो गया था, फरी ने कहते साथ ही 2 कदम इनकी जानब बढ़ाए। सबीहा की निगाहें अब भी हाला पर ही थी, जिसके जवाब में उसके चेहरे पर एक नामहसूस सी मुस्कुराहट आई। चलो तुम सब बाहर चलो, डॉक्टर ने इन्हें सिर्फ आराम करने का कहा है। इनके सर पर खड़े होकर इन्हें परेशान मत करो। जुरैज, जो अभी अभी डॉक्टर को बाहर छोड़कर आया था, उन चारों को सवाल जवाब करता देखकर खुद को टोकने से बाज न रख सका। कैसी तबीयत है अब आपकी? आप आराम करें, मैं बाहर बैठा हूँ। जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे एक आवाज़ दीजिएगा, मैं हाज़िर हो जाऊँगा। जुरैज सवाल का जवाब सुने बिना अपनी माँ का हाथ चूमता इनसे इजाज़त लेता बाहर चला गया। सबीहा की निगाहें छत पर मरकूज़ थीं, जबकि ज़हन इस अंगूठी में ही अटका था। कैसे ना पहचानती वो इस अंगूठी को? आखिर वो इतने साल तक वो अंगूठी उनके हाथों की ज़ीनत बनी रही। इसे याद था, हवेली से निकलते वक्त इसने अपनी वो अंगूठी अपने कमरे में रखी थी, मगर जल्दी जल्दी में वो उसे लेना भूल गई थी। शक्लो सूरत की शुबहात और बाकी अंदाज की मानूसियत को तो एक इत्तेफाक समझकर नज़रअंदाज कर दिया था, मगर अब इतनी बड़ी सच्चाई को जान लेने के बाद माजी से पीछा छुड़ाना और हकीकत से मुंह मोड़ना इंतहाई मुश्किल काम लग रहा था। चंद ही सानियों में वो गुज़रे सालों की बाज़गश्त में खो गईं। बाब दोम, हसद। एक ऐसी खुशी है जो आती है हमारी तरफ और एक ऐसी खुशी है जो आती है किसी दूसरे की तरफ। बाज़ औक़ात दूसरे को मिलने वाली खुशियाँ ज़्यादा निकल आएँ हमारी तरफ आई नातों से तो एक एहसास जाग जाता है हमें रकाबत का। मांद पड़ने लगती हैं फिर हमारी कामयाबियाँ, हमारा हासिल हमें भूल जाता है और हम लाहासिल के पीछे भाग उठते हैं। यही वो वक्त होता है जब हमें महरूमी हमें नोचती है, उकसाती है, उभारती है और बाज़ औक़ात रुलाती है। एक शराब हमारे लिए हसीन ख्वाब होता है, इसी लम्हे जन्म लेती है हमारे अंदर हसद की एक कोंपल। अगर हम उसे उखाड़ ना फेंकें तो यही तनावर दरख्त बन जाता है। एक एहसास महरूमी से भरा दिल बदलता है एक हसद के दिल में। यही सज़ा काफ़ी है एक हसद के लिए कि जब तुम खुश होते हो तो वो उदास होता है। कई साल पहले। मिदद, ज़रा देखना किसी चीज़ में कोई कमी ना रहे, हर काम हमारी शान के मुताबिक होना चाहिए। मेहमानों की तवाज़े में किसी चीज़ की भी कसर ना रहे। हूर जहाँ मिदद को ज़रूरी बातें समझा रही थी, साथ साथ उसे ताकीद भी की जा रही थी। ताईजान, कौन आ रहा है जिसके लिए इतनी तैयारी हो रही है? सुबह से हवेली की रौनक इतनी बढ़ी हुई है। सबीहा, जो अभी अभी ही कमरे में दाखिल हुई थी, हूर जहाँ को इतना फ़िक्रमंद देखकर पूछ बैठी। सबीहा बिलाशुबा एक खूबसूरत लड़की थी, भूरी आंखों पर घनी पलकें, म्याना नाक, ना बहुत ज़्यादा खड़ी ना ही बहुत ज़्यादा मोटी, ऐसे ही दरमियाने दर्जे के होंठ, दुबली पतली सी पुरकशिश लड़की, गुलाबी दुपट्टा, गुलाबी ही कमीज़ शलवार पर सलीके से फैलाए, देखने वाले को पहले ही तासर में एक मासूम लड़की नज़र आती थी। हाँ बेटा, बहुत ख़ास मेहमान है हमारी फूफो, जो शादी होकर लबनान गई थी वो वापस आ गई हैं, तो बस वही लोग आ रहे हैं। हूर जहाँ इतना कहती बाई काम देखने चली गई। सिर्फ एक फूफो के लिए इतनी तैयारी हो रही है? हैरत है भाई, बुरी बात है बेटा। मेहमान अल्लाह का तोहफ़ा होता है और इसकी खिदमत करना मेज़बान की बख्शिश का सबब बन जाता है। ये छोटी छोटी नेकियां ही तो हमें जन्नत की जानब बढ़ाती हैं। मिदत ने इसे प्यार से समझाया। जी अम्मी। सबीहा मुंह फुलाती ऊपर अपने कमरे की जानब बढ़ गई। आईने के सामने खड़ी आयमा स्याह रंग की कमीज़ के साथ सफ़ेद पजामा पहने, साथ में स्याह शिफॉन के दुपट्टे को सर पर सलीके से ओढ़े, अपने हाथ में चूड़ियाँ पहन रही थी। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर इसने पीछे पलट कर देखा तो इसका रुख सामने आया। सुर्ख सफ़ेद रंग, सभी पेशानी, लंबी सतवा नाक, बड़ी बड़ी गोल गोल आँखें, पलकें अपनी बहन से ज़्यादा खूबसूरत, अलबत्ता नाक से नीचे का हिस्सा अपनी माँ जैसा था। पतले होंठ और थोड़ी डोरी में मामूली सा गड़ा, कानों में लटकते हुए सिल्वर अवीज़े इसकी दिलकशी बढ़ा रहे थे।
कभी इंसानों की तरह भी अंदर आ जाया करो। आयमा की आवाज़ पर कान धरे बगैर ही सबीहा सोफे पर जा गिरी थी। तुम पिट कर आई हो क्या? इस बार भी उसने सिर्फ ना में गर्दन ज़ोर से हिलाकर नफ़ी की। तो फिर तुम्हें पता है सब झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोल रहे हैं? यही कि अब्बा की पुप्पो यूं ही हमारे घर आ रही हैं। पुप्पो नहीं, पुप्पो की बेटी आ रही है। उन्होंने मुझे यही बताया था। सबीहा ने एतराज़ किया। गलत बता दिया होगा, गलती से मसरूफ़ है ना। जब भी उनकी पुप्पो तो यही रहती है। उन्होंने अपनी बेटी की शादी की हुई है लबनान में, बल्कि शादी भी नहीं की थी, उनके शौहर का ट्रांसफ़र हो गया था इधर। जब भी पूरी फैमिली ही उधर शिफ्ट हो गई थी। अब शायद वो रिटायर हो गए हैं, जब भी वो इधर आ गए हैं वापस। बहुत कुछ पता है तुम्हें, लेकिन फिर भी एक बहुत ही अहम बात ऐसी है जो तुम्हें अभी भी नहीं मालूम। सबीहा ने गोया आयमा के इल्म में इजाफ़ा किया। अच्छा वो क्या? अब की बार वो मुकम्मल घूम कर सबीहा के सामने जा खड़ी हुई थी। इधर बैठो फिर बताती हूँ। इसने आयमा का हाथ पकड़कर अपने सामने सोफ़े पर बिठाया। अभी मैं किचन से बाहर निकल कर आ रही थी तो पता है ताईजान रुखसाना का हाथ पकड़कर उसे डांट रही थी कि ये क्यों पहना है, वो क्यों नहीं पहना है जो मैंने बताया था। और पता है इतनी ख़तरनाक बात भी है कि एक बात तुम्हें बताऊँ तो तुम भी हैरान रह जाओ। सबीहा ने सरगोशी के अंदाज में बताया। बताओ ना, ऐसी क्या बात है? सबीहा का बात को ख़तरनाक कह देने पर आयमा की बेचैनी बढ़ी। ये जो उबैद अंकल की फैमिली आ रही है ना, वो ऐसे ही नहीं आ रही। अपने बेटे सिकंदर का रिश्ता देख रहे हैं आजकल वो लोग, बस इसी मकसद के लिए आ रहे हैं। और ताईजान की पूरी ये ख्वाहिश है कि रुखसाना को पसंद कर ले वो लोग। और तुम्हें किससे पता चली ये बात? आयमा को तशवीश हुई। फ़ोन पर बात कर रही थी वो अपनी फूफो से, तो उन्होंने ही बताया। गालबन अपनी बेटी को भी यहाँ आने का मशवरा भी उन्होंने ही दिया है। कोई मसला ही नहीं है इसमें, तो आने दो, थोड़ा मज़ा ही आ जाएगा। और तुम्हारे कान भी कितने तेज़ हैं ना तौबा, इन तेज़ कानों ने ही इतनी मालूमात इकट्ठी की हैं। बहन सबीहा के इतने कहने पर वो बुरी तरह हंस दी। और मैंने सुना था कि अच्छी खासी अमीर हो गई है वो लबनान जाकर। अब की बार आयमा ने बताया। हाँ हो तो गई हैं। सबीहा ने भी तस्दीक की। अभी वो दोनों बातें कर ही रही थी कि एक मुलाजमा ने आकर दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? आ जाओ। आयमा ने इजाज़त दी। और वो आप दोनों को साईं नीचे बुला रहे हैं। मुलाजमा ने अंदर दाखिल होते ही बिला तमहीद बांधे कहा। अच्छा हम आ रहे हैं। सबीहा ने उसे इशारे से जाने को कहा और खुद सोफ़े से उठ खड़ी हुई। रुको, मेहमान आ गए हैं क्या? मुलाजमा जो दरवाजे से बाहर निकल ही चुकी थी कि आयमा की आवाज़ पर वापस पलट कर अंदर दाखिल हुई। जी वो आ गए हैं, जब भी आपको भी बुलाया जा रहा है। इसने जिस अंदाज से कहा था ऐसा महसूस हुआ जैसे उससे ये बात पूछ लेना उसे सख्त नागवार गुजरा हो। इसके लहजे को नज़रअंदाज करके वो दोनों उठी और इसके पीछे पीछे ही नीचे की जानब बढ़ गई। मुलाजमा ने अपना रुख किचन की जानब कर लिया था, जबकि वो सीढ़ियाँ उतर कर नीचे ड्राइंग रूम की सिमत बढ़ गई। खास मेहमान होने के सबब और साथ में रिश्तेदारी की वजह से इन्हें मेहमान खाने में नहीं बिठाया गया था, बल्कि हवेली के अंदर ही ड्राइंग रूम में सब मौजूद थे। अंदर एक सोफ़े पर उबैद साहब के साथ साईं शाह मलक हुसैन बैठे थे। दूसरे सोफ़े पर सिकंदर खान और इसके साथ उसका छोटा भाई तबरेज़ खान विराजमान था, जिनका पूरा ध्यान सामने बैठे हुए उबैद साहब और मलक साहब पर था। इनके सामने की तरफ जो सोफ़े लगे थे उन पर ख़वातीन बैठी थी। रुखसाना और मिदत एक सोफ़े पर और इनके बराबर वाले सोफ़े पर हूर जहाँ और उसकी पुप्पो की बेटी आयशा नाज बैठी थी। सफ़ेद लिबास पर हल्के गुलाबी रंग के फूल बने थे, सर पर दुपट्टा सजा था। इनका अंदाज़ और बोलचाल काफ़ी पुरवकार था। जैसे ही सबीहा और आयमा ने कमरे में कदम रखा तो बेसाख्ता सबकी ही नज़रें दरवाजे की जानब उठी। सिकंदर उबैद ने एक भरपूर नज़र दोनों पर डालकर निगाहें झुका ली। ये मेरी बेटियां हैं आयमा और सबीहा। साईं मलक ने उनका तारुफ करवाया, जिसके जवाब पर उबैद साहब ने इनके दोनों के सर पर हाथ रखा। आयशा नाज ने इन दोनों की जानब मुस्कुराते हुए देखा, जबकि आंखों में एक वाजिया सी चमक थी। उन्होंने एक निगाह अपने शौहर को पलट कर देखा, जिस पर उन्होंने सर को हल्की सी जंबच दी, जबकि सिकंदर के लब मखसूस मुस्कुराहट में ढल गए। उबैद साहब से दुआ लेने के बाद वो दोनों चलती हुई आयशा नाज बेगम के पास चल गईं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? आयमा ने अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, जिसे उन्होंने फ़ौरन ही थाम लिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी बेटी, तुम कैसी हो? माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत हो गई हो, अल्लाह नज़र बद से बचाए। आयशा नाज ने एक खूबसूरत मुस्कुराहट लिए शफ़क़त अमेज़ लहजे में कहा। इनके ऐसा कहने पर आयमा ने अपनी निगाहें झुकाई, जबकि सबीहा उन्हें सलाम करने के लिए आगे बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप कैसी हैं? मैंने तो बस आपको आपके ज़िक्र में ही सुना था, देखा अब है पहली बार। सबीहा ने मुअद्दबाना अंदाज में बात की। हाँ बेटा, तुम लोग बहुत छोटी सी थी जब पिछली बार मैं आई थी, पर हूर जहाँ से अक्सर जिक्र होता रहता था। तुम दोनों तो बिल्कुल मुख्तलिफ हो उससे, जैसा मैंने तुम दोनों को सोचा था। आयशा नाज ने हैरानी ज़ाहिर की। अरे आप लोग बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? ये मुलाकातें तो अब चलती ही रहेंगी। हूरजहाँ ने इन्हें देखते हुए सबको बैठना याद दिलाया, जो इन दोनों का आते ही उठ खड़े हुए थे। और उनका इस तरह से अपनी बातों में खुद का जिक्र होता देखकर रोकना मुनासिब समझा, कहीं ऐसा ना हो वो बात ही बता दें जो वो सामने नहीं लाना चाहती। हाँ बैठिए ना आप लोग, अब की बार मिद्दत ने कहा। फिर सब वो अपनी अपनी जगह पर वापस बैठ गए। सबीहा मिद्दत और रुखसाना के साथ जाकर बैठ गई और आयमा ने सिंगल सोफ़े पर जगह संभाली।
अब तो हम लोग इधर आ गए हैं तो बस फिर आना जाना तो लगा ही रहेगा। और अब बस अंदर की शादी करनी की किसी प्यारी सी लड़की से। आयशा नाज ने एम्मा को एक नज़र देखते हुए नूरजहां से कहा, अच्छा इसका मतलब है कि अब मज़ा आने वाला। लड़की देख ली आप लोगों ने? सबिहा ने इस्तफसार किया। हाँ बेटा बस देख ही रहे हैं, उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आयशा नाज को बार बार आयमा और मिदत की तरफ मैनीखेज निगाहों से तकता पाकर नूरजहां का शदीद दिल दुखा। कैफियत बिल्कुल बरसों पुरानी जैसी होगी। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी जिसकी तरह माजी में उन पर किसी और को अहमियत दी गई, अब वैसे ही उनकी बेटी पर किसी और को अहमियत दी। वो दिल से ये चाहती थी कि रुखसाना की शादी किस तरह सिकंदर से करवा दें। वजह वो ढेर सारी दौलत थी जिसमें वो राज कर रहे थे। दूसरी वजह वो ये भी चाहती थी कि ख़ानदान में किसी ऊंचे ख़ानदान के लड़के से अपनी रिश्तेदारी दुगनी करके बाकी सब पर अपना पल्लड़ा भारी कर सके। और इस वक्त पूरे ख़ानदान में एक आयशा नाज ही थी जो अब सबसे ज़्यादा पैसे वाली थी। और ये तो अटल है कि जब इंसान किसी कबीरा गुनाह में मुब्तला हो जाए या अपने गुनाहों पर पशेमानी और तौबा छोड़ दें तो इसके लिए गुनाह आसान कर दिए जाते हैं और ऐसे इंसान में रियाँ डाल दिया जाता है। दुनिया दिखावा उनकी पहली तरजीह हो जाती है। ऐसा ही कुछ नूरजहां के साथ भी हो रहा था। नूरजहां ने रुखसाना की तरफ देखकर उसे इशारा किया, जिस पर उसने गंदा सा मुँह बनाया, जिसके जवाब में नूरजहां ने उसे घूरा। आंटी आप कुछ ले क्यों नहीं रही? यहाँ लीजिए ना कुछ, ये सारी चीज़ें आपके लिए तो हैं। रुखसाना ने आयशा नाज की तवज्जो मेज़ पर सजी खाने की चीज़ों की तरफ मबजूल करवाते हुए कहा। इसके ऐसा करने पर नूरजहां को कुछ तसल्ली हुई। रुखसाना मेहमान यूँ ही कुछ नहीं ले लेते, उन्हें निकाल कर देना पड़ता है। सबिहा ने रुखसाना को टोका, जबकि अंदाज़ बिल्कुल ऐसा था जैसे दोनों में हंसी मजाक करने की बहुत आदत है। सबिहा आयमा ने सबिहा को घूरते हुए डांटा, उसकी आदत है इस तरह से करने की, उम्र तो बढ़ गई पर हरकतें वही छोटे बच्चे जैसी हैं। मुद्दत ने सबिहा की हरकत पर वजाहत दी। यही बच्चे तो घर की रौनक होते हैं, इनके बोलने से इस वक्त तो हमें गुस्सा आता है, मगर किसी दिन ये इधर उधर चली जाएं तो फिर यही खामोशी काट खाने को दौड़ती। आयशा नाज ने अपने मखसूस मुस्कुराहट लिए कहा, जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। उनके इस जवाब पर जहाँ मिदत की मुस्कुराहट गहरी हुई थी, वहीं नूरजहां के अंदर इश्ताल की एक लहर उभरी थी। जबकि रुखसाना को भी आज पहली बार खिफ़्फ़त और शर्मिंदगी का एहसास हुआ था और सबिहा को एहसास तक नहीं हुआ था कि उसके मजाक मजाक में कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद होने जा रही हैं। एम्मा ने आगे बढ़कर सबको खाने की चीज़ें सर्व की। बताएं भाई किस लड़की के साथ मुंह मीठा करवाएं आपका? तबरेज़ ने सिकंदर को खवातीन की नशिस्त की तरफ तिरछी निगाहों से तकता पाकर कहा। तुम चुप नहीं रह सकते? सिकंदर ने गुस्से का इजहार किया। क्यों, आपको शादी नहीं करनी क्या? तबरेज़ ने गुस्से की परवाह किए बगैर एक और सवाल किया। अब मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा। तो फिर आपने इकरार भी नहीं किया पर इनकार भी नहीं किया? हाँ तो यही तो पूछ रहे हैं हम। आप बताएं ना, अम्मी को बताऊंगा घर चलकर। ओके, तबरेज़ ने इतना कहकर बात ख़त्म की और अपना ध्यान अब अपने वालिद उबैद और मामू साईं मलक हुसैन की तरफ किया। नूरजहां शाहजमान मलक और शाह मलक हुसैन के चचा की बेटी थी और आयशा नाज इन तीनों की मुश्तरका फुप्पो की बेटी थी। इसी लिहाज से शाह मलक हुसैन तबरेज़ और सिकंदर के रिश्ते में मामू होते और आयशा नाज सबिहा और आयमा की फुप्पो, जबकि रुखसाना की फुप्पो और खाला दोनों होती हैं। अब तुम्हारा क्या करने का इरादा है उबैद? मलक साहब ने इस्तफसार किया। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का काम करूंगा, वही जो लबनान में करता था। घर और ज़मीन खरीदना, उन पर पैसे इन्वेस्ट करना और फिर अपना मुनाफा रख कर बेच देना। अच्छा काम है, लेकिन यहाँ के लोग इस पर ज़्यादा हाथ नहीं रखेंगे और ना ही यहाँ के लोग इस तरह ज़मीनें खरीदते हैं। हाँ अगर ख़रीदते हैं तो बस खेती बाड़ी की ज़रख़ेज़ ज़मीन, वहीं इधर के बासियों के लिए सोने की तरह है। सोना उगलती खूबसूरत सी ज़मीन। अगर मैं तुम्हें भाइयों और दोस्तों वाला मशवरा दूँ तो यही कहूँगा कि लबनान में जो करना था कर लिया, अब यहाँ पर अपने पुरखों का काम ही करो। खेती बाड़ी, इसी में हमारी इज़्ज़त है। चौधरी ने आंखों में चमक लिए उबैद की बात पर तबसरा किया। इज़्ज़त ज़िल्लत तो अल्लाह के हाथ में, हमारा काम तो बस मेहनत करना है, हलाल रोज़ी कमाना, फिर मदद तो आसमानों से खुद ब खुद ही आ जाएगी। बस हमारा रास्ता सीधा होना चाहिए और अल्लाह की ज़ात पर कामल यकीन। और वैसे भी इन सब बातों का तो मुझे पहले इल्म था, इसलिए शहर में ही अपना दफ्तर बनाया जाएगा। गाँव और शहर दोनों के लोग इंशाअल्लाह फ़ायदा उठाएंगे। उबैद साहब ने चाय का घूंट पड़ते हुए सर्द से अंदाज में कहा। इंशाअल्लाह, मलक साहब ने हंकारा भरा। इसके बाद मज़ीद बातचीत और गुफ्तगू-ओ-शनीद का सिलसिला चलता रहा और फिर उबैद साहब और इनकी फ़ैमिली को हवेली की मुकम्मल सैर करवाएगी। ये सैर वो वाली सैर नहीं थी जो अमूमन घूमने फिरने की जगह पर या फिर चिड़ियाघर में की जाती। ये एक मालूमाती सैर थी। दूसरों लफ्ज़ों में हवेली का नक्शा या तामीरात दिखाई गई थी और गुज़रे दिनों से मुवाजना किया गया था कि पहले जो चीज़ जीता थी अब वहाँ मौजूद है या नहीं, और अगर नहीं है तो अब उसकी जगह क्या बनाया गया, वगैरह वगैरह। इसके बाद वो सब अपने घर को रवाना हो गए। इस वक्त वो सब कसरे उबैद के पाए बाग में
चहलकदमी में मशगूल थे। शाम के धुंधलके में फैला सब्ज़ाज़ार एक अजीब ही समा पैदा कर रहा था। ग़ुरूब आफ़ताब का मंज़र आँखों को खैरा करने के लिए काफ़ी था। वक्तन हल्की फुल्की गुफ्तगू से माहौल में कुछ सानिया आवाज़ हवा की आवाज़ के साथ रक़्स करती फिर खामोश हो जाती। वो सब भी आगे पीछे चलने में मसरूफ़ थे। जब वहाँ पर लगे सुर्ख गुलाबों के पौधों ने आयशा नाज़ की तवज्जो अपनी जानब खींची, पल में उनके लबों पर एक मुस्कुराहट रक़्सा हुई। क्यों ना इन सुर्ख गुलाबों को मज़ीद कीमती किया जाए, किसी की कलाइयों की ज़ीनत बनाकर। आयशा नाज़ ने मैनीखेज़ निगाहों से उबैद साहब और सिकंदर की जानब देखते हुए कहा, हाँ, हमें तो कोई एतराज़ नहीं, ये तो आपके बेटे के हाथ में है। उबैद साहब ने अपने बेटे पर ही सारी जिम्मेदारी डालते हुए शाने उचकाया। क्या मतलब, मेरे हाथ में कैसे? सिकंदर के चलते कदम लम्हा भर को जंजीर हुए। इसने आगे खड़े अपने वालिदैन को देखकर पूछना चाहा, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? अगर आप इसे पहनना चाहती हैं तो ऑफ़ कोर्स नॉट, आप इसे तोड़कर इसको बनने के लिए दे दें। अपने वालिदैन को आपस में नज़रों में तबादला ख्याल करते हुए देखकर सिकंदर ने अपना सिलसिला कलाम वहीं से जोड़ा। आंखों में अभी भी नासमझी वाज़िह थी। मैं अपनी बात नहीं कर रही, 1 मिनट भाई, पहले तो आप ये बताएं, आपसे किसने कहा कि बाबा का आपके बेटे से ये वाला बेटा मुराद है? तबरेज़ ने आयशा नाज़ की बात को बीच में ही काटते हुए सिकंदर के बाजू पर हाथ मारते हुए कहा, जिसके जवाब में सिकंदर ने इसे घूरी से नवाजा, जबकि इन दोनों ने उमड़ आती हंसी व मुश्किल रोकी। नहीं, अगर ये वाला बेटा मुराद है तो तुम ही बता दो। सिकंदर ने गुस्से से इसी के अंदाज में इसके बाजू पर हाथ मारते हुए कहा, देखिए भाई, मैं इंतहाई शरीफ और मासूम लड़का हूँ, मुझे क्या पता ये गुलाबों वाली बातें, ये सब तो आपको या अम्मी बाबा को पता होंगी ना, मुझे क्या मालूम। तबरेज़ ने शरीफ बनने की नाकाम अदाकारी की। क्या कहना चाहते हो तुम? क्या मैं कोई आवारा या औबाश लड़का हूँ? सिकंदर ने दबे दबे गुस्से से कहा। नहीं नहीं भैया, आप तो इंतहाई ज़हीन लड़के हैं, एकदम होशियार और अक्लमंद, जिसके लिए इशारा काफ़ी होता है। मैं तो बस अपने इल्म में इजाफा कर रहा था। तबरेज़ ने अपने लहजे में नरमी समेत चापलूसियाना अंदाज में कहा। कितनी नदियाँ जमा कर ली हैं आपने इल्म की? सिकंदर ने स्पॉट अंदाज में इसकी बात पर तंज किया। अभी तो शुरुआत है भाई, कतरा कतरा ही तो समुंदर बनता है, बस अभी तो कतरे समेटने का वक्त है। फिर एक दिन खुद ही समुंदर आपका मुंतज़िर होगा, जिसमें मैं एक दिन गोताज़न हूँगा। तबरेज़ ने पुरयकीन लहजे में डूबते आफ्ताब का नज़ारा करते हुए कहा। इसके इस अंदाज़ पर सिकंदर ने गुस्से से सर झटका और हाथों की मुट्ठियाँ भींच ली। इस वक्त इसे कोई जवाब देना इंतहाई फजूल लग रहा था, इसलिए वो खामोश होकर आगे बढ़ने लगा। इन दोनों को आपस में ही बातों में मगन देखकर आयशा नाज़ और उबैद साहब ने भी अपने कदम वापस बढ़ाना शुरू कर दिए थे। ज़मीन को कदमों तले रोनते वो लोग आगे बढ़ रहे थे जब इनकी मुलाजमा ने इन्हें आवाज़ दी। वो मुझे पूछना था कि चाय और दूसरी चीज़ें मैं यहीं लगवाऊँ या आप लोग अंदर आ रहे हैं? इनकी मुलाजमा सादिया ने उनसे शाम के खाने के मुतल्लक जानना चाहा। यहीं लगवा दो, मौसम काफ़ी अच्छा, हम सब यहीं बैठकर खाएंगे। आयशा नाज़ ने नरम लहजे में से सामने रखी कुर्सियों और मेज़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिसके ऊपर एक बड़ी सी छतरी ने साया किया हुआ था और इसके अंदर बीच में एक अदद बड़ा सा बल्ब भी था, ताकि ज़रूरत पड़ने पर रोशनी का इंतज़ाम किया जा सके। मुलाजमा ने इनके हाथ की सिमत देखते हुए इस बात में सर को खम दिया और वापस अंदर चले गए। हाँ, मैं तो ये कह रही थी कि रुखसाना काफ़ी अच्छी बच्ची है, देखी भाली भी है। हूर जहाँ से भी हमारी अक्सर बात होती रहती, तो ना इसे भी घर का फ़र्द बना लें। आयशा नाज़ ने उबैद साहब की तरफ मैनीखेज़ निगाहों से देखते उनकी रजामंदी लेनी चाहिए। सिकंदर और तबरेज़ दूर होने के सबब इनके मौजू गुफ्तगू से लाइलम थे। रुखसाना अच्छी बच्ची है, लेकिन मुझे मलक हुसैन की बच्चियाँ ज़्यादा अच्छी लगी हैं। उबैद साहब ने चलते चलते गला खनखारते हुए कहा। बच्चियाँ तो सच में अच्छी हैं, लेकिन उनके रुझानात वो कुछ कहते हुए लम्हे भर को रुकी। उबैद साहब की नज़रें इनके चेहरे पर टिकी थीं और कान सुनने के मुंतज़िर। क्या कुछ? उनकी तरफ से हनूज़ खामोशी देकर उबैद साहब ने इस्तफसार किया, जिनकी निगाहें अपने पैरों पर जमी थीं। क्या हुआ? कहाँ खो गई हो? उन्हें इसी महवियत से एक जगह कायम देखकर उबैद साहब ने इनकी महवियत तोड़ी। पल में अचानक चौंक कर उन्होंने उबैद साहब की सिमत देखा, जो इन्हीं के मुंतज़िर थे। नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों कुछ नहीं? अभी तो तुम कुछ कहना चाहती थी। हाँ, कहना तो चाहती थी, पर बच्चियों का मामला इस तरह से नहीं कह देते, और अगर बच्ची को बहू बनाने की बात हो रही हो तो क्या तब भी नहीं कह सकते? उबैद साहब ने एक लम्हे रुक कर सिलसिला कलाम जोड़ा। मुझे पता है कुछ बातों में खामोशी अच्छी होती है, लेकिन बाज़ बातें कह देनी चाहिए। हो सकता है कह देने से गर्द साफ़ हो जाए, नहीं तो बाज़ जगह खामोशी नासूर का सबब बन जाती है, जो तकलीफ़ देने के साथ साथ ज़िंदगी की मसाफत पल में कम कर देती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे उड़ान भरते परिंदों के पर काट दिए जाएँ और इन्हें बेबस कर दिया जाए, इस तरह से वो खुद तो किसी को अपना मोहताज बनाता है, साथ में उसे भी ज़बरदस्ती की मोहताजी पर मजबूर कर देता है। इनकी बात पर आयशा नाज़ ने फ़ज़ा में एक तवील सांस खारिज किया और फिर धीमे लहजे में कहना शुरू किया। हूर जहाँ ने मुझे बताया था कि मलक साहब ने अपनी बच्चियों को शहर में भेजा हुआ है, अल्लाह तालीम के लिए वहीं रहती हैं वो हॉस्टल में, तो ये तो अच्छी बात है। उबैद साहब ने इनकी बात में बीच में ही अपना इजहार राय दिया।
हाँ, यहाँ तक तो अच्छी बात है, अब आगे तो सुन लें। अपनी बात के बीच में उन्होंने दखल-अंदाज़ी करता देख उन्होंने गंदा सा मुँह बनाया। अच्छा जी, बोले। वैद साहब ने मस्कीनों की तरह मुँह नीचे लटकाया। इनके जवाब पर आयशा नाज़ ने सिलसिला कलाम वहीं से जोड़ा। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि वो दोनों शहर के हॉस्टल में रहती थी। आयमा तो इस साल पढ़कर फ़ारिग़ हो गई है, पर सबीहा का भी 1 साल मज़ीद रहता है और वहाँ रह कर कुछ माहौल का असर, कुछ इनके अपने रुझानात में, बस मैं किस तरह से कहूँ। क्यों, क्या हुआ, तुम साफ लफ्ज़ों में कहो। और अगर वो पढ़ लिख गई हैं तो ये तो और भी अच्छी बात है। हमारे बेटे भी तो पढ़े लिखे हैं, उनका जोड़ तो उनसे और भी अच्छा रहेगा। ये बात नहीं है, घर संभालने के लिए मिजाज की नरमी और रुझानात भी नेक होने चाहिए। ऐसी लड़की जो घर बैठना ही ना जानती है, वो घर कैसे संभालेगी। आखिर नहीं, तुम्हें नहीं लगता तुमने काफ़ी सख्त और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। उबैद साहब ने ज़रा सख्त मगर धीमी आवाज़ में इन्हें टोका। देखें, मेरे खदशात बिल्कुल ठीक है। हमें घर बसाने वाली लड़की चाहिए, ना कि इस कदर आज़ाद ख्याल जो हर एक से बात कर लें। और मेहरबानी करके मुझे मत टोकिएगा। एक माँ होने की हैसियत से मैं बिल्कुल ठीक सोच रही हूँ और इससे ज़्यादा खुले लफ्ज़ों में मैं बयान भी नहीं कर सकती। बाकी आप खुद समझदार हैं। और दूसरी बात, ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की से ज़्यादा सलीक़े-शार लड़की कई गुना ज़्यादा बेहतर है। आयशा नाज़ ने इस लहजे में अपनी बात मुकम्मल की। क्या तुमने खुद देखा था उसमें? मुझे तो कुछ नज़र नहीं आया। अच्छी बापर्दा और सलीक़ा-शार लड़की लगी मुझे वो पहली नज़र में। उबैद साहब ने उनकी बात पर एतराज़ किया। देखें, पहली दफ़ा तो हर कोई अपने ऊपर एक अलग मसनूई खौल चढ़ाकर बैठ सकता है। थोड़ी देर के लिए किसी पर अपनी मर्ज़ी का तासुर पेश करना कौन सी मुश्किल बात है। असल में तो वो लोग जानते हैं जो हर वक्त आपके घर में आपके साथ रहते हैं। हुरजहाँ उनकी ताई है, बचपन से वो साथ रहे हैं, वो इन्हें हमसे ज़्यादा बेहतर जानती है। आयशा नाज़ ने पल में एतराज़ को रद्द किया। ये भी तो हो सकता है कि उसने कोई गलत बयानी की हो, अपना खदशा ज़ाहिर किया। वो मेरी बहन है, मुझसे गलत बयानी क्यों करेगी? वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। और ना ही मैं इसका ये मतलब ले सकती हूँ कि वो रुखसाना के लिए सब कर रही है, क्योंकि इसने ढके छुपे लफ्ज़ों में भी इसका कोई जिक्र नहीं किया। अम्मी बाबा आ जाएं, उधर कब से बुला रहे हैं। इससे पहले कि उबैद साहब इन्हें कुछ कहते, तबरेज़ ने इनकी तवज्जो मेज़ की जानिब मबज़ूल करवाई, जो खाने पीने की चीज़ों से रास्ता की जा चुकी थी। और दूर से ही एक कुर्सी पर बैठा सिकंदर इनके आने का इंतज़ार कर रहा था। साथ ही मुलाज़मा भी खड़ी थी, जिसे इसने हाथ के इशारे से अंदर भेज दिया था। उबैद साहब और आयशा नाज़ दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखा, जिनकी गुफ्तगू का रुख बहस और लड़ाई की जानिब जा चुका था। और खिफ़्फ़त से तबरेज़ की सिमत देखा, जो इन्हीं को देख रहा था। फिर हाथ से इशारा करते खुद भी मेज़ की जानिब बढ़ने लगे। अब इस बात का इन्हें कोई इल्म न था कि तबरेज़ ने इनकी गुफ्तगू का कोई हिस्सा सुना था या नहीं। हवेली की निचली मंजिल में मुलाज़मों की चहल पहल थी। उनके मखसूस रिहायशी हिस्से से मुत्तसिल बावर्ची खाने का एक दरवाज़ा था, जिससे मुलाजिम बासानी बावर्ची खाने से ही अपने रिहायशी हिस्से की तरफ जा सकते थे। इस वक्त बावर्ची खाने में खाने की इश्तहा अंगेज़ खुशबू फैली हुई थी, जिससे इधर आने वाले की भूख जागर हो जाती। लेकिन फिर भी वहाँ के मुलाज़मों को इसे खाने की इजाज़त नहीं थी। इजाज़त थी तो सिर्फ़ उस खाने की जिसकी किसी ने फरमाइश ना की हो, जो मामूल के पकने वाले खाने हों। अभी भी उधर मछली की बिरयानी की खुशबू फैली हुई थी, लेकिन मुलाज़म पाबंद थे। इनके लिए दूसरे खाने थे, क्योंकि वो खाना किसी की फरमाइश पर बनाया जा रहा था। सलाद बना लिया तुमने? नौशीन ने शिबा से कहा। वो दोनों इधर की ख़ास और पुरानी बावर्चन थी। नहीं, बस थोड़ा सा रहता है, शिबा ने जवाब दिया। साईं नवाज़ आ गए हैं क्या? शायद से शिबा ने साथ खड़ी दूसरी मुलाजमा से पूछा। नहीं बाजी, वो अभी नहीं आया, शायद 2-4 दिन और लग जाएंगे उन्हें बाहर, इस मुलाजमा ने जवाब दिया। अच्छा, तो फिर ये मछली की बिरयानी किसके लिए बनवाई जा रही? क्या ये नवाज़ साईं ने बनाने को तो नहीं कही? नौशीन ने अचंभे से पूछा। नहीं बाजी, ये तो रुखसाना बीबी ने बोली है बनाने को। अच्छा, साईं जी को भी पसंद है ना? मुझे लगा ये छोटे साईं आ गए। बावर्ची खाने से बाहर का रुख करें तो बाईजान में मौजूद कमरे की हालत काफ़ी अबतर थी। किसी दौर में ये कमरा नीलम का हुआ करता था, जो रुखसाना की सौतेली माँ थी। लेकिन जब हवेली में इसको और इसके साथ इसके जले हुए बेटे की लाश आई, उस दिन से ये कमरा उजड़ गया था। बशीर की जली हुई लाश से जहाँ सबको हैरत हुए थे, वहीं नूरजहाँ ने सुख का सांस लिया था कि चाहे जो कुछ भी हो, जिस तरह ये हुआ था इसके लिए तो अच्छा ही था। इसकी ज़िंदगी से 2 कांटे निकल गए थे। और फिर तकरीबन 1 माह बाद इसके शौहर शाहजमान मलक की वफ़ात के ठीक 40वें दिन इसने वो कमरा खूब रास्ता करवाकर अपनी बेटी रुखसाना को सौंप दिया था और इसमें मौजूद सामान को तय खाने में रखवा दिया था। इसका बस चलता वो इस सामान को भी जला देती, लेकिन साईं मलक हुसैन की वजह से हिम्मत नहीं हुई। अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो इसने खुद से जाहिर करना मुनासिब नहीं समझा कि कहीं कोई इसे नफ़रत समझकर हालिया होने वाली वफ़ातों का जिम्मेदार उसे ना ठहरा लेता। कमरे की दाहिनी दीवार पर मौजूद बड़ी से खिड़की खुली हुई थी और इस पर लगे पर्दों में से धूप छन कर आ रही थी। अलमारी के पट वहाँ थे और इसमें से कपड़े बाहर गिर रहे थे। बेड की चादर सिकड़ी हुई थी। कमरे का पूरा हुलिया बेतरतीब था। खुद उसका हुलिया भी कमरे की हालत से कुछ खास मुख्तलिफ न था। बिखरे बाल, हाथों में 1 या 2 चूड़ियाँ, बाकी टूटी और चंद साबत ज़मीन पर पड़ी हुई थी। दुपट्टा सोफे पर पड़ा था और खुद इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। गुस्से से इसका चेहरा सुर्ख पड़ रहा था।
रुखसाना ये क्या हरकत है, क्या हाल बनाया हुआ कमरे का। नूरजहां जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, कमरे की हालत देखकर गुस्से से रुखसाना का बाजू पकड़कर इसका रुख अपने सामने किया। एहसास तौहीन और जिल्लत मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही अम्मी, रुखसाना गुस्से से दबी दबी आवाज़ में चिल्लाई। आवाज़ अलबत्ता धीमी थी। मुझे बताओ क्या हुआ तुम्हें जलील करने वाले को अगर मैंने जलील ना किया तो मेरा नाम भी नूरजहां नहीं। नूरजहां ने नफ़रत भरे लहजे में इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लेकर कहा। इसकी आंखें इस वक्त शोले उगल रही थी जबकि मुकाबल की आंखों में शिकवा था। क्या आपको नहीं पता, क्या आप नहीं जानती उसने किस तरह से मेरी सबके सामने तौहीन किया? क्या उसे नहीं मालूम था मेरे बारे में आखिर वो साबित क्या करना चाहती है कि मुझे तमीज़ नहीं है मेहमानों के सामने उठने बैठने की? क्या मुझे नहीं पता कुछ? क्या मैं जाहिल हूँ? बताएं अम्मी, क्या मैं जाहिल हूँ? 4 जमातें मुझसे ज़्यादा पढ़कर क्या साबित करना चाहती है कि वो मैं? रुखसाना की आवाज़ कदरे बुलंद हो गई थी। कहते कहते वो बेड पर गिरकर रोने लगी। इसकी हिचकियों की आवाज़ें कमरे की खामोशी को चीर रही थी। बस कर जाओ, इस तरह से रोना बंद करो मेरी बच्ची। इस दुनिया में खुद रोने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता लोगों पर, बल्कि उन्हें रुलाना पड़ता है। समझ आ रही है तुम्हें मेरी बात? जो तुम्हें रुलाए तो तुम्हारा भी फ़र्ज़ बनता है तुम भी उसकी ज़िंदगी में आंसू भर दो। समझ आई? नूरजहां ने इसके आंसू पूछते इसके दिमाग में अपनी सोच डालनी चाहिए। क्या ये सब इतना आसान होगा? रुखसाना ने अपने आंसू पूंछकर नूरजहां की आंखों में पुरुम्मीद निगाहों से देखकर पूछा। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। एक बात याद रखना, नूरजहां को कोई ज़ेर नहीं कर सकता, किस्मत भी नहीं। और इसने अपने इन अल्फाज से तकब्बुर की आखिरी हद भी पार कर ली थी। मैं उसे खुश नहीं देख सकती, कुछ करें प्लीज़ उसके साथ, मुझसे अब वो बर्दाश्त नहीं हो रही। उसने खड़े होकर नूरजहां के दोनों बाजू थाम कर झंझोड़ा। इस वक्त उसकी हालत काबिले रहम थी और इनकी ऐसी हालत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं नूरजहां ही थी जिसने आज तक उसकी हर जायज़ और नाजायज़ सारी फरमाइशें पूरी की थी। इसे पढ़ने का शौक़ ना था तो इसने नहीं पढ़वाया। आज तक किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं हो सकी कि वो रुखसाना को कुछ कह सके। जब भी अपने मेहमानों के सामने होने वाली तजलील पर वो काबू से बाहर हो गई। ठीक है, अब अपनी हालत ठीक करो, जैसा जैसा मैं तुम्हें कहती जाऊँ वैसा ही तुम करती जाओ। सबसे पहले तो खुद को आयशा नाज की नज़रों में अच्छा साबित करो। तुम्हारी इस घर में शादी होना इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। उससे क्या होगा आखिर? रुखसाना ने नासमझी से कहा। उससे ये होगा कि तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हें जलील करने वाली खुद खानदान के सबसे अमीर और पढ़े लिखे लड़के की बीवी बन जाएगी और तुम देखती रह जाना। फिर इसके नसीब में खुशियाँ होंगी और तुम यहीं अश्क बहाती रह जाना। नूरजहां ने गुस्से से कहते हुए एक अफसोस भरी निगाह इस पर डाली और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने को पलटी, मगर रुखसाना की आवाज़ पर इसके लबों पर सताइशी मुस्कुराहट रेंग गई। ठीक है, मैं तैयार हूँ आपकी हर बात मानने के लिए।